हेलो हेलो हेलो, ये आवाज आ रहा है बेटा? जैसे समय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, बस जिंदगी से संघर्ष ही जिंदगी जीवन है भाई। ये 1+x⁻n का एक्सपांशन है। इसमें x की जगह 1/x लिखा, ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी सी कारस्तानी करी है, वो इतनी है बस। इसको इतना लिखना है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं इसमें आगे। हमको कहाँ पहुंचना है बेटा जी? हमको पहुंचना है, सर हमको वेरीफाई करना था C0 स्क्वायर। C0 स्क्वायर, तो C0 स्क्वायर कब बनेगा बेटा? जब ये वाला टर्म इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा तब C0 स्क्वायर बनेगा ना। C0 इंटू C0 C0 स्क्वायर। C1 स्क्वायर कब बनेगा बेटा? जब ये C1 वाला है C1 वाले में मल्टीप्लाई होगा तभी बनेगा ना C1 स्क्वायर। एक्स एक्स कट जाएगा, C1 स्क्वायर बन जाएगा। C2 स्क्वायर कब बनेगा? जब ये वाला टर्म इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये बनेगा C2 स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? और लास्ट CN स्क्वायर कब बनेगा बेटा? तो जब CN वाले में मल्टीप्लाई होगा तो ही CN स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो रही बात आपको? तो आप एक बात समझिए कि जब C0 में मल्टीप्लाई हुआ तो C0 स्क्वायर बना। जब C1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x और x कट गए, C1 स्क्वायर बना। जब C2 वाले में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर कट गया, C2 स्क्वायर बना। और जब CN में मल्टीप्लाई हुआ तो x पावर n कट गया, CN स्क्वायर बना। मतलब राइट हैंड साइड में जो आपको C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, CN स्क्वायर का सम पूछा था, वो आपका कांस्टेंट टर्म है। वो आपका कांस्टेंट टर्म है। इसलिए हम यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं, और वो लाइन लिखने के बाद ये प्रूफ खत्म हो जाता है। और एक ही लाइन में लिखूंगा, और वो बेटा ये है, देखो क्या लाइन लिख रहा हूं। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म on both sides of equation। इक्वेशन के दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दिए। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे, व्हेन वी कंपेयर राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म, तो देखो क्या आएगा बेटा। कांस्टेंट टर्म अभी बताया था ना, जब C0 से मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म कंटेनिंग x पावर 0 या टर्म विदाउट x। ऐसा टर्म जिसमें x नहीं आता है उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं आता है। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा बनेगा बेटा राइट हैंड साइड में? C0 जब C0 से मल्टीप्लाई होगा, जब C1 से मल्टीप्लाई होगा, जब C2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब CN से मल्टीप्लाई। तो ये बनेंगे बेटा कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी? कांस्टेंट टर्म का मतलब समझते हो? टर्म विदाउट एक्स। अब आप मेरे को ये बताओ, जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आएंगे? सर 2n+1 टर्म्स आते हैं, आपने बताया। कितने टर्म्स आएंगे बेटा? 2n+1 टर्म। और इस 2n+1 टर्म में जो टर्म विदाउट एक्स है, कांस्टेंट टर्म वाला टर्म कौन सा होगा? मैं लिख के बताता हूँ। 1+x⁻2n का एक्सपांशन मैं यदि लिखूं यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ 1+x⁻2n का एक्सपांशन। आप बताओ मेरे को, 1+x⁻2n का एक्सपांशन पहला टर्म क्या लिखोगे बेटा? सर पहला टर्म आपने बताया है 2nc0 लिखते हैं x पावर 0। फिर अगला टर्म लिखोगे सर आप 2nc1 x पावर 1। फिर और अगला टर्म आप लिखोगे सर 2nc2 x पावर 2। फिर ऐसा लिखते जाओगे सर, बीच में आएगा 2ncn x पावर n, ठीक है। और फिर ऐसा लिखते जाएंगे सर 2nc2n तक जाएंगे x पावर 2n। कितने टर्म मिलेंगे? यही होता है इसका एक्सपांशन। भाई कहाँ से चलना शुरू करोगे? 0 से। कहाँ पे जाओगे? 2n तक जाओगे। ये किसका एक्सपांशन है बेटा? दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1+x⁻2n। ये 1+x⁻2n का एक्सपांशन है, ठीक है। बट
ये जो 1 प्लस एक्स पावर 2n का एक्सपांशन है, ये किससे डिवाइड हो रहा है? x पावर n से। तो ये हर टर्म को जब मैं x पावर n से डिवाइड करूंगा तो कौन सा टर्म विदाउट x बनेगा? ये वाला टर्म बनेगा ना बेटा, विदाउट x। क्योंकि x पावर n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जब x पावर n से डिवाइड होगा तो x पावर n कट जाएगा और ये टर्म विदाउट x बन जाएगा। बाकी सारे टर्म्स में कहीं ना कहीं x आएगा। इसलिए इस एक्सपांशन में लेफ्ट हैंड साइड में टर्म विदाउट x मतलब कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी बेटा? 2ncn होगी। 2ncn खत्म। यही तो प्रूफ करना था और ये अपन ने नीचे लिख दिया भैया। कैसे लिखा है वो मैंने बताया यहाँ। तो अभी तक देखो, एक बार और बताता हूँ क्या किया। 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन लिखा, फिर x की जगह 1/x लिख के एक्सपांशन लिखा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया था। अब मैंने बस एक लाइन लिखी है, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। तो जब यहाँ पर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म देखोगे तो ये आएगा कांस्टेंट टर्म, ये आएगा वो टर्म जो विदाउट x बनेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में यदि हमको कांस्टेंट टर्म लिखनी है तो हम जानते हैं न्यूमरेटर का जो एक्सपांशन है वो ये लिखा है। जब न्यूमरेटर के एक्सपांशन के हर टर्म को x पावर n से डिवाइड करूंगा तो कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम x हो जाएगा? सर ये वाला टर्म फ्री फ्रॉम x होगा। बाकी सारे टर्म में कहीं ना कहीं x आएगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का टर्म विदाउट x क्या बना बेटा? 2ncn। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या बना? 2ncn। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या बना? ये दोनों बराबर हो गए और हमारा रिजल्ट हो गया वेरीफाई। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। ये डन हो गया। अभी कोई डाउट है तो पूछिए। आवाज आ रहा है? हाँ ना लिखो। मेरी आवाज आ रही है तो हाँ ना लिखो, नहीं तो कुछ बोलते रहो। बीच बीच में कुछ बोलते रहा करो, ये अच्छा लगता है। यस सर, ओके, चलिए डन 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 डन। ओके, नोट कर लीजिए बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर बोलिए सर। सर आपने पहले एक्सपांशन किए फिर उसके बाद कंपेयर किए क्या सर आपने? हाँ, उसके बाद ये नीचे वाला लाइन हटा देना, ये तो एक्सपांशन लिखा है, बस यहाँ तक है प्रूफ। ठीक है, ये तो बेयर करके लिखा हुआ है, ये इसका एक्सपांशन होता है। नीचे वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब ओके सर। ऊपर 1 2 3 4 5 लाइन है, बस 4 लाइनें हैं भाई। पहला वाला फॉर्मूला है, लास्ट वाला रिजल्ट है, बीच में 3 स्टेप, बस 3 स्टेप में मैंने रिजल्ट वेरीफाई कर दिया और इसको हमने एक तरीके से और वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, वेरिफिकेशन एग्जाम हॉल में नहीं पूछा जाता है, बता दे रहा हूँ, कभी भी नहीं आता। ना जेई मेंस में आएगा, ना जेई एडवांस में आएगा, ना स्कूल एग्जाम में आएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है तो इसलिए अपन इसको करते हैं। बाकी रिजल्ट आपका ये बना दिया मैंने, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब मैं चलता हूँ पेज नंबर 3 पर। जितना बोलते जाना ना आप, उतना फॉर्मूला कॉपी में लिखा करो। कई बच्चों का फॉर्मूला कॉपी देखा, फॉर्मूला कॉपी में भी फॉर्मूला गलत कॉपी कर लेते हैं। फॉर्मूला कॉपी में गलत लिखोगे फॉर्मूला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। जिस बच्चे को बोल रहा हूँ वो समझ गया होगा, इसलिए मैं बोलता कॉपी चेक कराया करो। कॉपी चेक कराने से आपकी गलतियां समझ में आती हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो, है ना। तो हमारे पास 4 रिजल्ट हो गए। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n। सर फॉर्मूला कॉपी में वेरिफिकेशन भी लिखना नहीं, लिखना बेटा। फॉर्मूला कॉपी में केवल फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला कॉपी में वेरिफिकेशन नहीं लिखना। ठीक है, केवल फॉर्मूले जो हाईलाइट कर देता हूँ बस उतना लिखना है। फॉर्मूला कॉपी शॉर्ट बनानी है आपने, केवल फॉर्मूले होना चाहिए उसमें। चलते हैं नेक्स्ट। अब अगली बात हमारी ये है, हमने 4 वेरिफिकेशन यहाँ पे किए, 4 रिजल्ट आपको बताए हैं और वो 4 रिजल्ट के बाद हमारा नेक्स्ट जो रिजल्ट है, ठीक है ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 रिजल्ट में जो सबसे लास्ट वाला अभी आपने देखा, सबसे लास्ट वाला बेटा जो आपने अभी देखा, मैं एक बार और लिख रहा हूँ उसको। सबसे लास्ट वाला आपने अभी जो देखा, 4th वाला रिजल्ट क्या वेरीफाई किया हमने? C0 स्क्वायर।
C0 स्क्वायर का मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं ना, आपको ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। C0 स्क्वायर का मतलब C0 इंटू C0, C1 स्क्वायर का मतलब C1 इंटू C1, C2 स्क्वायर का मतलब C2 इंटू C2, और Cn स्क्वायर का मतलब Cn इंटू Cn। समझ गया? समझ गया? यही लिखा है आपने, फोर्थ वाला रिजल्ट यही है, 2nCn। अब मैं इसी से कुछ और रिजल्ट निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा चौथा रिजल्ट था, दिस इज आवर फोर्थ रिजल्ट। अब मैं बना रहा हूं बेटा इससे फिफ्थ रिजल्ट, ठीक है? फिफ्थ रिजल्ट ध्यान से समझो। फिफ्थ रिजल्ट ये है कि जब मैं अभी यहाँ पर 0 0 में 0 का डिफरेंस था, मैं 1 का डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। जब मतलब जब मैं C0 के साथ C1 का प्रोडक्ट करूंगा, जब मैं C1 के साथ C2 लूंगा, एक एक का डिफरेंस, पहले सेम ले रहे थे, C1 ले रहे थे, अब C1 C2 लिया। आप C2 के साथ क्या लेंगे? C2 C3 लेंगे, और इस तरीके से चलते चले जाएंगे, Cn-1 के साथ Cn। क्लियर हो गया? 1 1 का डिफरेंस रहता है। जब 1 का डिफरेंस होता है तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है, बस 2nCn-1। यहाँ पर 0 का डिफरेंस था तो n-0, n-0 को हम n लिखते हैं, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 2nCn का मतलब 2nCn-0, 0 का डिफरेंस था। यदि 1 का डिफरेंस होगा तो 2nCn-1। ठीक है? अब आप समझ गए। जैसे मैं अगला रिजल्ट बना दूं, अब 2 2 का डिफरेंस रखते हैं, मतलब C0 के साथ क्या लेता हूँ? C2, फिर C1 के साथ क्या लेते हैं? C3, फिर C2 के साथ क्या लेते हैं? C4। 2 2 का डिफरेंस है ना, इन दोनों में 2 2 का डिफरेंस। Cn-2 Cn, 2 का डिफरेंस है, मतलब बाद वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा सर? 2nCn-2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ सर, यही बनेगा। तो ये आ गया एक और छठे के बाद सातवां रिजल्ट, C0 C3, 3 3 का डिफरेंस लोगे, C4 C2 C5, और यहाँ पर Cn-3 Cn, 3 3 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? 2nCn-3 आएगा नहीं आएगा? 3 का डिफरेंस लिया। तो इन जनरल, अब हमारा लास्ट रिजल्ट बन जाएगा, इन जनरल इसको ऑब्जर्व करते हुए मैं लास्ट और 8वां रिजल्ट लिख रहा हूं कि यदि बेटा मैं आर आर का डिफरेंस लेता हूं, आर आर का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट? 2nCn-1। यदि आर का डिफरेंस रखेंगे तो दिस इज द मोस्ट जनरल रिजल्ट। जो मैंने आपको चौथा बताया, पांचवा बताया, छठा बताया, सातवां बताया, ये सब इस रिजल्ट से आ जाएंगे, है ना? मोस्ट जनरल रिजल्ट कैसे आएंगे सर? बेटा जब आप आर की जगह पर 0 डालोगे, यानी पुट आर की जगह पर 0, जब आप आर को 0 डालोगे यहाँ पर तो क्या बनेगा? C0 C0, C1 C1, आर को 0 डाल रहे हैं, C2 C2, आर को 0 डाल रहे हैं, Cn Cn, और 2nCn पहला वाला बन गया। जब आर को 1 डालोगे तो ये वाला बन जाएगा, आर को 2 डालोगे तो ये, आर को 3 डालोगे तो ये। तो ये है मोस्ट जनरल रिजल्ट, ये वाला आपको याद रखना है। इससे फोर्थ वाला भी जम जाएगा, फिफ्थ वाला भी जम जाएगा, सिक्स वाला भी जम जाएगा, सेवेंथ वाला भी जम जाएगा। आप इसको रट्टा मान लीजिए, ये है मोस्ट जनरल रिजल्ट। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का, और कोई डाउट है आपके मन में, सवाल आ रहा है तो पूछिए, और नहीं आ रहा है तो थम्स अप मार दीजिए, ताकि ये पता लगता रहे कि आप लोग बैठे हैं। पेज नंबर बताओ बेटा, कौन सा है? तीसरा है, चौथा है? शायद फोर्थ है क्या? फोर्थ लिख देते, एक मिनट वेट करें, थम्स अप बनाओ वहां पर यदि आपको मेरी बात सुनाई दे रही है तो। पेज नंबर 3 है, सॉरी,
4 नहीं है, 3। ओके ओके ओके, चलते हैं पेज नंबर 4 पर। ठीक है, तो बेटा ये सब में, ये सब मतलब जबरदस्ती के नंबर बढ़ा दिए अपन ने 4 5 6 7 8 में। भाई एक रिजल्ट है 4 5 6 7 8 का, 8वां याद कर लो, सब याद हो जाते हैं। और पहले वाले 3 तो पता ही है, पहले वाले 3 तो याद ही है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n, इवन का सम करोगे, ऑड का सम करोगे तो 2 पावर n माइनस 1, और अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव करके ऐड करोगे तो 0 आ जाता है ना। फोर्थ वाला रिजल्ट, सॉरी फोर्थ पेज। 8 पॉइंट हो गए। प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये सारे स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में डाल दूंगा आपको। तो चलो चले पेज नंबर 4, रिजल्ट नंबर 9। हियर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना बेटा जी। तो 9वां रिजल्ट देखो, 9वां रिजल्ट क्या है, 9वीं प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पर। NCR और NCR माइनस 1 का सम n प्लस 1CR, खत्म। ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी याद रखें। यहाँ पर हमने दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को अभी तक ऐड करना आपको नहीं सिखाया था, बट मैं अब यहाँ पर आपको इन दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड करना सिखा रहा हूँ। और दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड तभी होंगे जब ये n होगा, ये भी n होगा। ठीक है, मतलब सेम एक्सपांशन के लिए होंगे। और साथ में r और r माइनस 1 में मतलब 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ये ऐड तभी होते हैं जब ये n और n सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक बार पहले कभी, आपको याद होगा शायद, ये बताया था मैंने आपको, NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये दोनों को डिवाइड किया था। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट आपको याद होगा n माइनस r प्लस 1 अपॉन r बताया था, ये बता चुका हूँ। अब मैं इन दोनों को जो पहले डिवाइड किया था, इन दोनों को ऐड करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों, ये फॉर्मूला लगेगा तब जब यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर r, यहाँ पर r माइनस 1 होगा। सेम ये फॉर्मूला लगेगा तब जब यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर r, यहाँ पर r माइनस 1 होगा। अब जो याद करना है ना बेटा, वो भी बड़ा इजी है। जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे ना, जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ऐसा बन जाए। कैसा याद कैसे रखा, मैंने कैसे याद रखा, मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है ना n उससे एक ज्यादा आता है, यहाँ पर सेम आएगा, जो भी सेम नंबर होगा उससे एक ज्यादा लिख देना। और नीचे इन दोनों में जो बड़ा है वो आता है, इन दोनों में जो बड़ा है वो आता है। मैंने ऐसे याद रखा है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल में बता देता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ। क्या बेटा जी, कि यदि मैं आपको बोलूं जैसे tan C3 प्लस tan C4 का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, अभी बताया प्रॉपर्टी। tan है तो क्या हो जाएगा बेटा 11, 3 4 है तो क्या हो जाएगा, ये है प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ अभी। ये ऐड कब होंगे, जब ये दोनों सेम हो। यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10, यहाँ 9 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 11 नहीं चलेगा, 12, 10 ही चलेगा, तभी ऐड होंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तभी ऐड होंगे। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अब इनको ऐड करने के बाद बनेगा कितना, तो 10 से एक ज्यादा कितना हो गया 11, और 3 और 4
दोनों में बड़ा कौन सा है 4, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 11C4 बन जाएगा। ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, इसको आपने याद रखना है। 10C3 प्लस 10C4 11C4। आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बना सकते हो आप, ठीक है। देखो मैं एक बार बताता हूँ, कोई भी बना लो, ठीक है। आप इतने अब कैपेबल है कि भाई खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मैं ले लूँ बेटा 20C2 और 20C3, तो आप बता सकते हो सर इसका हम 21C3 आएगा कि नहीं आएगा। 20 में से एक ज्यादा कर देंगे 21, 2 और 3 में बड़ा कौन 3, तो आंसर है 21C3, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, ये दिस इज दी अगेन ऑफ एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नोट करेंगे इसको, याद रखेंगे। फॉर्मूला कॉपी में जाने दो इसको, ये बॉक्स वाले को, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो अभी, समझ गया तो थम्स अप मारो। आवाज आ रही है, समझ गया, ओके चलिए, ओके ओके ओके। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, एक छोटी सी बात और समझ लो बेटा, एक छोटा सा बात, ओके ओके। 10 प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 देखो, अगला प्रॉपर्टी ये कहता है एनसीआर, एनसीआर का वैल्यू एन बटा आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से एक एन निकाल लो, यहाँ से आर निकाल लो, बाहर एन बाई आर कर दो, यहाँ एक एक कम हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, मतलब इससे और अगला रिजल्ट आप क्या बना सकते हो, यहाँ से एन माइनस वन बाहर आ गया, नीचे से आर माइनस वन बाहर आ गया, अब एक एक और कम हो जाएगा, तो इसको कितना लिखोगे आप, एन माइनस टू सी आर माइनस टू एटसेट्रा, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। मतलब आप इसको नंबर्स के थ्रू देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा था, जो मैंने लिखा है वो एक्चुअली ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 10C3 लिखा है, तो आप 10C3 को कैसे लिख सकते हो, 10/3, समझ रहा है, 10/3। अब क्या बचेगा बेटा, एक एक कम हो जाएगा, 9C2। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, और एक 9 बाहर निकाल दिया, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचेगा, एक एक कम हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 8C1, 8C1, ठीक है। आप 8C1 में भी एक एक बाहर निकाल सकते हो, 8C1 में भी एक एक बाहर निकाल लो, तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर कितना बचा बेटा 7C0। अब जीरो में से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, जीरो तक मैक्सिमम पहुंचा सकते हो। और 7C0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 7C0 का वैल्यू 1 होता है, तो इनडायरेक्टली बेटा ये कितने के बराबर हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये तो आपको बता ही था कि ये तो 10C3 की वैल्यू लिखते ही ऐसा, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई भी नंबर लिखा हो तो आप ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर बाहर निकाल लो, एक एक कम हो जाएगा। फिर इसमें भी लगा सकते हो सेम प्रॉपर्टी, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर एक एक बाहर निकाल लो, 9 बाहर आ गया, इधर 2 आ गया, एक एक कम हो गया, 8C1। इधर से भी आप 8 निकाल लो, एक निकाल लो, 7C0 बता, नाउ वी डन अवर रिजल्ट। तो यह है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी याद रखिए, जहां पर जरूरतें पड़ेंगी अपन इनको यूज कर सकते हैं। सर नोट उनके कर बीच लीजिए में अभी, साइन कौन से लगेगी? इनटू प्रोडक्ट का साइन है बेटा, ये प्रोडक्ट का साइन होता है, यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना, ये प्रोडक्ट का साइन, डॉट का मतलब प्रोडक्ट हो गया, ये डॉट है यहाँ, यहाँ पे भी डॉट, दिख ही नहीं रहा यहाँ पे था भी सर डॉट, तो। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। यस सर। चलिए, बड़ा पेशेंस है आप लोगों में, बड़ी अच्छी बात है, नोट कर लीजिए इसको, ऐसी तैयारी अपनी जोरदार रखिए। हमने आपको 10 प्रॉपर्टी बताई हैं, ठीक है, इसमें से कल 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, आज जो आपको 4 5 6 7 8 बताया वो तो बिल्कुल एक ही रिजल्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। ये थोड़े से दो नए, ये थोड़े से दो नए रिजल्ट्स हैं आपके सामने, ये थोड़े से दो नए रिजल्ट्स हैं आपके सामने, ठीक है।
नोट कर लो उसको। आप लोग जो है डेली क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। डेली पढ़ाई करना है, 3 घंटे मिनिमम हर सब्जेक्ट को देने हैं, खासतौर से मैथ्स को तो देने ही देने हैं, क्योंकि मैथ्स जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आएगी नहीं। मैथ्स बनने के लिए सॉल्व होना जरूरी है, पेपर पे पेन चलना जरूरी है। जितना पेपर पे पेन चलेगा उतना मैथ्स आएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन डिस्कस करोगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। सर नीचे का मत मिटा। ओके सर, नहीं मिटाते। अब आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ बेटा, एक चीज आप सभी लोग याद रखना, इम्पोर्टेंट बात है। आप सभी ये जानने लगे हो कि एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर का मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। एनसीआर आपने बहुत जगह यूज किया है, इसको अपन बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। एनसीआर का मतलब हो गया कि वी गिवन दैट एन ऑब्जेक्ट्स, और उस एन ऑब्जेक्ट्स में से वी हैव टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो अपन उसको लिखेंगे बेटा एनसीआर, एनसीआर लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एनसीआर के डिफरेंट नोटेशन बताता हूँ कि जब आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं क्या क्या एनसीआर को यूज कर सकते हैं। एनसीआर को कहीं कहीं पर ये भी लिखा जाता है CNR, कहीं पर बेटा ये लिखा हो, इसका मतलब यही समझना, इसका मतलब यही समझना, ये भी इसका एक नोटेशन है। और कहीं कहीं आप देखोगे इसका नोटेशन बेटा ये भी होता है NR, ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल एक ही बात होती है। इसको आप नोट में याद कर लेना, इसको आप नोट में याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट में याद कर लीजिएगा। तो ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, तीनों का मतलब सेम है, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक्स, जब आप कुछ क्वेश्चन बुक से बना रहे होगे तो आपको ये डिफरेंट नोटेशन देखने को मिल सकते हैं। जनरली तो मैक्सिमम केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं ये दे दें, हो सकता है कहीं कहीं ये भी दे दें, ठीक है। 10% क्वेश्चन जो है वो इनको लेके बनाते हैं, 90% क्वेश्चन में आपको यही जो अपना यूजुअल सिंबल है वही दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना अपन ने अभी तक थ्योरी पढ़ लिया है, अपन उस पर बेस कुछ क्वेश्चन जमा रहे हैं, फिर अपन कुछ और जमाएंगे। सो कुठे गेला भाई, क्वेश्चन आ जाओ सामने मेरे, 1 2 3 करिए इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं आप कितना समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन है n0, ये देखो इसी नोटेशन पे डाल दिया पहला, इसलिए मैंने आपको बताया नोटेशन n1 n2, और चलते चले जा रहे हैं 2 पावर n nn, ये बराबर कितना। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 2 raised to the power n, 0, 3 power n, और इट इज none of these. Which option is correct? सर वो n r है या सिर्फ ऊपर n और नीचे r लिखा है? बेटा ऊपर n नीचे r, बीच में डिवीजन का साइन नहीं है, जैसे मैंने लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है,
जैसे मैंने लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। भावेश पाटिल, पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, इतना जल्दी आंसर मत किया करो, बहुत गलत आदत है तुम्हारी, बिना सॉल्व करे एकदम आंसर मत करो। पहले आप अपनी तरफ से ट्राई करो, एकदम उठा के सीधा तुक्का लगा देते हो, गलत बात है। मैं वही देख रहा था कि आप लोग कितनी मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात को समझते हैं, इससे मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि आपको कितना मेरा पढ़ाया हुआ समझना। ओके, none of these, ये मयंक, बाबा रे, अनिरुद्ध सेन, तन्मय चौहान, योगेश, मयंक, तपेश, इन बच्चों ने आंसर किया है। भाई अपनी पूरी शक्तियां यूज करो, मैं इतना कुछ पढ़ाया हूँ, आप इतने समय से मेरे से पढ़ रहे हो, कुछ तो सीखे होगे भाई मेरे से, हाँ, कुछ तो सीखे होगे। चलो छोड़ो भाई, मैं आपको बता दूं ना, कोई भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आपकी जो क्रॉस चेकिंग है ये आपको कहीं ना कहीं मदद करती रहेगी। बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप अपने दिमाग भाई, जहां भी अननोन एन आया ना, अननोन टर्म्स आए ना, जहां पे भी अननोन आएगा वहां पे कूद जाओ क्रॉस चेकिंग पे। सर हम एन की जगह वन ले लेते हैं, एक दी एन की जगह पर वन, एन को वन ले लो, ठीक है, दो तरीके बताता हूँ। हम एन को वन ले लेते हैं, एन को वन लोगे क्वेश्चन में तो क्या बनेगा बेटा, पहला टर्म 1C0, दूसरा टर्म क्या बनेगा 1C1, तीसरा टर्म वैलिड नहीं होगा, 1C2 थोड़ी वैलिड होता है ना। एन को वन ले रहे हो तो कहाँ पे खत्म हो जाएगा, 1 1 पे खत्म हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालो जरा भाई, 1C0 की वैल्यू 1 होती है, 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 + 2 कितना आता है, 3 आता है। अब आप ये देखो किस ऑप्शन में एन को 1 डालने से 3 आता है, ये ऑप्शन में एन को 1 डालने से 3 आता है क्या, 3 आता है क्या, 3 आता है, खत्म, डन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। इतनी तो इजी बात बता दिया हूँ भाई, बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन से बड़ी आसानी से निकल के आ जाओगे आप। इसको अपना दोस्त तो बनाइए, ये क्रॉस चेकिंग को अपनी जिंदगी में शामिल तो करिए, क्यों नहीं कर रहे भाई शामिल, हाँ, थ्योरी नहीं पता है तो भी निकाल लोगे भाई। चलो मैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन बता देता हूँ। करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है, कोई नहीं जुटला सकता है, ठीक है। मेथड आप देखो बेटा, केवल कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा डराने के लिए ऐसा ऐसा बना दिया। यदि आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देखो, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है NC0, फिर ये वाला क्या लिखा हुआ है NC1, फिर ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है NC2, और वो लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है NCN,
यही लिखा है ना बेटा? हाँ सर यही तो लिखा था, यही तो लिखा है। अब इसको थोड़ा सा और मैं पलट के लिख देता हूँ, आपको थोड़ा और ध्यान में आता है। एन सी 0 2 पे पावर 0 कुछ नहीं है, मतलब 2 पे पावर 0। फिर एन सी 1 2 पे पावर 1, फिर एन सी 2 2 पे पावर 2, फिर एन सी एन 2 पे पावर एन। अभी भी नहीं समझा, कब समझेगा? सी 0 2 पे पावर 0, सी 1 2 पे पावर 1, सी 2 2 पे पावर 2, सी 3 सॉरी सी एन 2 पे पावर एन। अब बता सकते हो किसका एक्सपांशन है? आपको कितनी बार अभी याद करा दिया, जब आप 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपांशन लिखते हो तो क्या लिखते थे? यही तो बताया था, आज भी लिखा था मैंने। सी 0 सी 1 एक्स, सी 2 एक्स स्क्वायर, सी 3 एक्स क्यूब और सी एन एक्स पावर एन, ऐसे ही लिखा है। कंपेयर मारो जरा दोनों को, कंपेयर मारो दोनों को। एक्स की जगह पर कितना लिखा हुआ है बेटा? भाई सी 0 तो सी 0 है, इसको सी 0 ही लिख देता हूँ। 2 पावर 0 1 होता है, इसको सी 0 ही लिख देता हूँ, है ना? 2 पावर 1 को मैं केवल 2 लिख देता हूँ। तो क्या लिखा है? सी 0 लिखा है, फिर सी 1 इंटू 2 लिखा है, फिर सी 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखा है। दोनों में फर्क कितना है? हाँ समझ में आया अभी? ये किसका एक्सपांशन था? इससे कंपेयर करोगे तो सर दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 2 पावर एन, मतलब 3 पावर एन। सो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। यदि आप ऐसे क्रॉस चेकिंग से नहीं करोगे, यदि आप ऐसे क्रॉस चेकिंग से नहीं करोगे तो इतना करना पड़ेगा। क्रॉस चेकिंग से कर लोगे तो यूं जम जाएगा आपसे। यस ठीक है, नोट करिए बेटा, नोट करिए। आई होप समझा होगा थोड़ा सा आपको, कुछ तो गई होगी बात मेरी आपको। तो टेक स्क्रीनशॉट। सो अब समय इसमें इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की, ठीक है? अब मैं इसमें और आगे नहीं बढ़ता। कुछ और क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय योर डे। ठीक है, आज नोट कर सारी, सकते हैं। हाँ आज आपकी सारी क्लासेस वैसे भी ऑफ कर दी गई हैं और आपको सेंटर पे भी नहीं जाना है डाउट क्लास के लिए। सेंटर पे भी आज छुट्टी है, ठीक है? तो घर में बैठ के पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और बाय। सर अभी फिजिक्स की क्लास भी नहीं होगी? वो तो शायद नहीं है, एक बार देख लेना, ग्रुप में आ जाएगा मैसेज। नहीं है सर, मैसेज आया हमको। ठीक है, तो बाय एवरीवन। बाय सर।